अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, बढ़ते हैं ख़बरों की तफ़सीलात की तरफ। उत्तराखंड में नफ़रतें ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। शिद्दत पसंद तंजीमें आए रोज़ मुसलमानों को धमकियाँ दे रही हैं, लेकिन कार्रवाई तो दूर, उसकी मज़म्मत तक करने को कोई तैयार नहीं है। अब एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुसलमानों को ईद उल अज़हा मनाने से रोकने की बातें कही जा रही हैं। इसमें खुल्लम खुल्ला धमकियाँ दी जा रही हैं और आम हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद के लिए उकसाने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह के बयानात सामने आ रहे हैं वो हम आपके सामने सुनाएंगे और आप ही उसका फ़ैसला कर सकते हैं कि क्या इससे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और अगर आखिर इंतज़ामिया इस तरह खामोश क्यों है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं, हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर हम अगर अपनी धार्मिक भावना को साथ खिलवाड़ करने देंगे तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकसा सिविल कोड को आईन हिंद के हिदायती उसूलों का हिस्सा करार दिया है और अपोजिशन पर इल्ज़ाम आयद किया है कि वो उसे वोट बैंक की सियासत का लेबल लगाकर बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। राजनाथ सिंह का रद्दामल उस वक्त आया जब अपोजिशन जमातों ने गुज़िश्ता हफ्ते यकसा सिविल कोड पर आवाम और मजहबी इदारों की राय हासिल करने के लिए लॉ कमीशन पर तनकीद की। वज़ीर दिफा ने उत्तराखंड के देहरादून में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर एक इज्तिमा से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यकसा सिविल कोड हमारे मुल्क के हिदायती उसूलों का हिस्सा है। इस पर आखिर झगड़ा क्यों है? ये पहले ही गोवा और मध्य प्रदेश में नाफिज है। मध्य प्रदेश की क्या हालत है ये हम सभी जानते ही हैं। बता दें कि 2024 इंतखाबात से कबल एक बार फिर यकसा सिविल कोड का जिन बोतल से बाहर निकल गया है और बीजेपी अब उसे मुद्दा बना रही है। वहीं अपोजिशन जमातों और मुस्लिम तंजीमों ने इसे गैर आइनी और हिंदुस्तानी आवाम को बांटने की कोशिश करार दिया है। वैसे पहले तो हिंदुस्तान में रंगों पर सियासत होती थी, लेकिन अब जो है लगता है कि नए हिंदुस्तान में नदियों का भी बंटवारा हो गया है। उत्तराखंड के ज़िला हरिद्वार का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक हिंदू नौजवान एक मुस्लिम खानदान को हरिद्वार में गंगा घाट से ज़बरदस्ती चले जाने को कह रहा है। वीडियो में हिंदू नौजवान मुस्लिम खानदान के साथ बदतमीज़ी भी करता नजर आ रहा है। नौजवान कह रहा है कि यहाँ मुसलमानों का कोई हक नहीं है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो में नजर आने वाले नौजवान ऋषभ गौड़ को पुलिस स्टेशन लाकर उससे पूछताछ की, जिसमें उसने बताया कि कुछ लोग गंगा में थूक रहे थे, जिसके बाद उसने उसकी मुखालिफत की। फिर उसने मुस्लिम नौजवानों से कहा कि वो घाट से निकल जाए। इसी दौरान किसी ने उस वाक़े की वीडियो बना ली, ये कहना है उस शख्स का, और पुलिस ने उसकी बात मान भी ली। यानी कि खुलेआम फ़िरका परस्ती की बातें करने वाले नौजवान की बात सुनकर पुलिस ऐसे लोगों को क्लीन चिट दे रही है। जिन लोगों के साथ बदतमीज़ी हुई उनकी राय जानने की तक पुलिस ने ज़रूरत महसूस नहीं की। तो ये है नए हिंदुस्तान की नई तस्वीर। कर्नाटक में बरसर इक़्तिदार आने के बाद सेकुलर कदरों के फ़रोग़ के लिए कोशा कांग्रेस हुकूमत ने पीर को एक अहम कदम उठाते हुए उन मुसलमानों के अहल खाना को 25-25 लाख रुपए का मुआवजा फराहम किया जो कि बीजेपी के दौर इक़्तिदार में फ़िरका वाराना तशद्दुद में मारे गए थे और उन्हें कोई इस दौरान जो है कोई मुआवजा नहीं दिया गया था। साथ ही सिद्धारमैया हुकूमत ने उनके अहल खाना को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। वज़ीर आला ने जिन मुस्लिम महलूकीन के अहल खानों को मुआवजा दिया उनके कत्ल साबिक़ा बीजेपी हुकूमत में हुए थे, मगर अहल खाना को हुकूमत की जानिब से कोई भी माली मदद नहीं मिली थी। वज़ीर आला ने रियासत में फ़िरका वाराना तसादुम के मामलों को रोकने के लिए भी हर मुमकिन कदम उठाने का इस वक्त ऐलान किया और कहा कि सरकार ऐसी गैर फितरी अमवात का कोई मौका नहीं देगी। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने पहले ही पुलिस को हिदायत दी है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में न लेने दिया जाए। सिद्धारमैया ने यह निशानदेही करते हुए कि मुस्लिम मकतूलीन के अहल खाना को बीजेपी हुकूमत ने मुआवजा या कोई राहत नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि आज हम उनके अहल खाना के साथ इंसाफ कर रहे हैं, उसके साथ ही हम केस की जाँच करवा कर मुजरिमीन को सज़ा भी दिलवाएंगे। इस तरह की बात जो है वज़ीर आला सिद्धारमैया ने कही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मस्जिदों के आइम्मा किराम और मौज़िरीन ने 14 महीने से न मिलने वाली तनख्वाहों के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड के दफ्तर के बाहर एहतिजाजी मुजाहरा किया है और दफ्तर के बाहर सफ़े बिछाकर वो बैठ गए। अपने आप को ईमानदार हुकूमत कहने वाली आम आदमी पार्टी और उसके तमाम लीडरान और कारकुनान इमामों की तनख्वाहों के मसले पर आंखों पर पट्टी बांधकर बैठ गए हैं
एहतिजाज के दौरान इमामों के हाथ में नारे वाले पोस्टर भी मौजूद थे जिस पर लिखा था कि तनख्वाह दो नहीं तो इस्तीफा दो। इमामों का इल्ज़ाम है कि हर बार उन्हें ये कहकर बहला फुसला कर वापस भिजवा दिया जाता है कि तनख्वाहें आ जाएंगी, लेकिन तनख्वाह नहीं आती। गयूर हसन जो कि एहतिजाज कर रहे थे, उनका कहना है कि महंगाई बढ़ती जा रही है और उन्हें अपना घर चलाने में भी मुश्किल पेश आ रही है, लेकिन उनको किसी तरह का कोई एहसास नहीं है। रमज़ान गुजर गया, ईद चली गई, इसी तरह महीने दर महीने गुजरते जा रहे हैं, तहम हमें अब भी कोई उम्मीद की किरण नज़र नहीं आ रही। उन्होंने कहा कि हमने कई बार दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान से भी बात की। वो कहते हैं कि हर बार वो यही कहते हैं कि बोर्ड के मेंबरान में इत्तेफाक नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से ये मसला हल नहीं हो पा रहा। अदर के दिल्ली वक्फ बोर्ड के तहत आने वाली मसाजिद में तकरीबन 280 आइम्मा किराम और मुअज्जिनीन शामिल हैं। इमाम को 18,000 रुपये और मुअज्जिन को 16,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है। वहीं शिवसेना के रहनुमा संजय राउत ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिखकर 20 जून को आलमी यौम गद्दार करार देने की अपील की है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतरेस को लिखे ख़त में संजय राउत ने कहा कि 20 जून को उसी तरह आलमी यौम गद्दारी के तौर पर तस्लीम किया जाना चाहिए जिस तरह 21 जून को योगा का आलमी दिन मनाया जाता है। ख्याल है कि गुज़िश्ता साल 20 जून को ही एकनाथ शिंदे की क़यादत में शिवसेना के 40 अरकान असम्बली ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर दी थी। उसके बाद उद्धव की क़यादत वाली महाविकास अघाड़ी हुकूमत गिर गई थी और बीजेपी और शिंदे धड़े की मखलूत हुकूमत वजूद में आई थी। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे के धड़े ने पीर को शिवसेना के 57वें यौम तअसीस के मौके पर अलग अलग प्रोग्रामों का भी एहतमाम किया। वहीं मणिपुर में तकरीबन 50 दिनों से जारी तशद्दुद को लेकर लगातार मरकज़ की मोदी हुकूमत तनकीद का सामना कर रही है। इस दरमियान मेहती तबके से ताल्लुक़ वाली कई ख़वातीन ने पीर के रोज़ कौमी राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर एहतिजाजी मुज़ाहरा किया। इम्फाल में ख़वातीन का बाज़ार से जुड़ी कई ख़वातीन ने जंतर मंतर पर मरकज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की और PM मोदी की शदीद मज़म्मत भी की। काबिल ज़िक्र है कि यह ख़वातीन का बाज़ार मेहती तबके के ज़रिए ही जो है वो चलाया जाता है। बता दें कि मोदी हुकूमत के मणिपुर को लेकर जिस तरह रवैया है, उसको लेकर अपोजिशन लगातार मोदी पर हमलावर है। उनका कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म मणिपुर तकरीबन 50 दिनों से जल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी वज़ीर-ए-आज़म एक लफ्ज़ बोलने को तैयार नहीं है। अमन की अपील तक वज़ीर-ए-आज़म नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर लोगों ने सवाल खड़े किए हैं। अपोजिशन जमातें लगातार जो है उनको सवाल कर रही हैं। उनका कहना है कि आप मन की बातें करते हैं, लेकिन मणिपुर की बात आपकी ज़बान से नहीं निकल रही। वज़ारत दाखिला ने कारकुन हर्ष मंदर के थिंक टैंक सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट लाइसेंस 180 दिनों के लिए मुअत्तल कर दिया है। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज़ एक खुद मुख्तार इदारा है जो समाजी इंसाफ के मसाइल की वकालत में मसरूफ़ है। वज़ारत ने कहा कि हर्ष मंदर बाकायदगी से इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, द वायर, हिंदुस्तान टाइम्स, द क्विंट और स्क्रोल जैसे अखबारात के लिए कॉलम लिख रहे हैं। इसको वजह बताई गई है। वज़ारत ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि मंदिर के थिंक टैंक को गैर मुल्की अतियात दहिंदगान से गैर मुल्की अतियात मौसूल हुए, जिन्होंने ख़ास तौर पर उन मकासद के लिए फ़ंड्स दिए हैं जो ट्रस्ट के मकासद से बाहर हैं। बता दें कि हर्ष मंदर समाजी कारकुन हैं जो हमेशा मोदी हुकूमत की गलत पॉलिसियों के खिलाफ लिखते और बोलते रहे हैं, जिसकी वजह से वो हुकूमत के रेडार पर। वहीं अब कर्नाटक के वजीर प्रियंक खरगे ने बीजेपी के कौमी सर JP नड्डा, चंडीगढ़ की रियासती सदर अरुण सूद और बीजेपी IT सेल के कौमी सरबराह अमित मालविया के खिलाफ कांग्रेस कायदीन के खिलाफ तौहीन-आमीज़ पोस्ट करने पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। दरअसल गुज़िश्ता दिनों बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें राहुल गांधी और दीगर कांग्रेस लीडरों पर मुल्क दुश्मन सरगर्मियों में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम आयद किया गया था, जिसे 17 जून को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर बीजेपी और उनके IT सेल की तरफ से शेयर किया गया था। वहीं पुलिस से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए वजीर ने कहा कि बीजेपी गरीबों की फलाह व बहबूद के लिए किए गए किसी काम की हिमायत नहीं करती और इसलिए वो हमारे खिलाफ झूठे इल्ज़ामात के साथ वीडियोज़ जारी कर रही है। गुज़िश्ता दिनों अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा चीनी दौरे पर पहुँचे हुए थे, जिसके बाद चीन और अमरीका ने अपनी शदीद दुश्मनी में कमी करते हुए ताल्लुकात मुस्तहकम करने पर इत्तफ़ाक़ किया है ताकि वो तनाज़े में न पड़े। लेकिन अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन अपने गैर मामूली दौरे बीजिंग के दौरान उनका कहना था कि किसी बड़ी पेशरफ्त में वो नाकाम रहे हैं। बता दें कि इस दौरान चीन और अमरीका के दरमियान कई तरह की बातें सामने आई, जिसमें चीन ने दोनों मुल्कों की अफवाद के दरमियान मुवासलाती चैनल दोबारा शुरू करने की अमरीकी पेशकश को कबूल करने से इनकार कर दिया और अमरीकी पाबंदियों को रुकावट करार दिया। हालांकि व्हाइट हाउस ने इस मुलाकात को एक अच्छा कदम करार दिया है। कई बरस की कशीदगी के बाद मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर ने अपने दो तरफा सिफारती ताल्लुकात बहाल करते हुए अपने सिफारतखाने दोबारा खोलने का ऐलान किया है। 6 साल कबल दोनों खलीजी हरीफों की जानिब से इलाकाई नाकाबंदी के दौरान कशीदगी के बायस ताल्लुकात मुनक़ते हो गए थे।
मुत्तहिदा अरब इमारात की सरकारी खबर रसाई एजेंसी वाम पर जारी एक बयान में कहा गया है कि मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की रियासतों ने दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती नुमाइंदगी बहाल करने का ऐलान किया है। उसमें कहा गया है कि दोनों ममालिक दोहा में मौजूद मुत्तहिदा अरब इमारात के सिफारत खाने और अबू धाबी में मौजूद कतर के सिफारत खाने और दुबई में उसके कौंसल खाने में दोबारा काम शुरू कर रहे हैं। इसी तरह का बयान कतर की वजारत खारजा की जानिब से भी जारी किया गया है। बता दें कि सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, बहरीन और मिस्र ने 2017 में कतर पर इंतहा पसंद तंजीमों की हिमायत और ईरान के साथ करीबी ताल्लुकात का इल्ज़ाम लगाते हुए उसका सिफारती बाइकआउट कर दिया था और नकल हमल पर नाकाबंदी कर दी थी। इजरायली हुकूमत ने गैरकानूनी बस्तियों की तोसी को रोकने के लिए अमरीकी दबाव के बावजूद मकबूजा मगरबी किनारे में हज़ारों इमारतों के इजाज़तनामे को मंजूर करने का मनसूबा पेश कर दिया है। मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में 4560 हाउसिंग यूनिट्स की मंजूरी के मंसूबे इजराइल की सुप्रीम प्लानिंग काउंसिल के एजेंडे में शामिल है, जो कि अगले हफ्ते होने वाली है। हालांकि उनमें से सिर्फ 1332 यूनिट्स को हतमी मंजूरी के लिए तैयार किया गया है। दीगर यूनिट्स अब भी इब्तिदाई मंजूरी के अमल से गुजर रहे हैं। बेशतर ममालिक 1967 की मशरिक़ वस्ता की जंग में इसराइल की जानिब से कब्ज़े में ली गई ज़मीन पर तामीर की गई बस्तियों को गैर कानूनी समझते हैं। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में उन बस्तियों की मौजूदगी बुनियादी मसाइल में से एक है। फ़लस्तीनी ग्रुप हमास ने इस इक़दाम की मज़म्मत करते हुए कहा कि हम अपनी ज़मीन पर इसराइल को कानूनी हैसियत हासिल करने नहीं देंगे, हमारे लोग हर तरह से उसकी मुज़ाहमत करेंगे। वहीं इजरायली फ़ौज ने मगरबी किनारे के इलाके जनीन में वाक़ पनागुज़ीन कैंप में सर्च ऑपरेशन की आड़ में फ़ज़ाई हमले किए हैं, जिसके नतीजे में शहीद होने वाले नौजवानों की तादाद 5 हो गई है, जबकि 27 अफराद ज़ख्मी हैं। इजरायली फ़ौज के तर्जुमान ने दावा किया कि छापामार टीम जब जनीन के पनागुज़ीन कैंप में छापामारी के लिए पहुंची तो कैंप में मौजूद अल-कुद्स ब्रिगेड के कारकुनों ने अपने रहनुमाओं को गिरफ्तारी से बचाने के लिए फायरिंग कर दी, जिस पर अपने दिफा में जवाबी फायरिंग उन्हें करनी पड़ी। उधर फ़लस्तीन की वज़ारत सेहत की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि इसराइली फोर्सेस के तशद्दुद और फायरिंग से शहीद होने वाले 4 नौजवानों की शनाख्त 29 साला कासिम फैसल, 21 साला खालिद दरवेश, 19 साला कासिम सारिया और 15 साला अहमद सकर के नाम से हुई है, जबकि एक नौजवान की शनाख्त का अमल जारी है। बयान में कहा गया है कि 29 ज़ख्मियों को भी मुख्तलिफ अस्पताल में दाखिल किया गया है, जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। 7 ज़ख्मियों की हालत नाजुक बनी हुई है, जिसकी वजह से हलाकतों में इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। तो नाज़रीन, खबरें मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट www.fikrkhabar.com की तरफ कर सकते हैं। वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो नाज़रीन, इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।